हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। आप सभी ठीक होंगे। देखो, पिछले वीडियो में आप लोगों ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखा था और आपने देखा था कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्रावित होने वाले पदार्थ हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो आपके शरीर के अंदर जो नलिकाविहीन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और अपने स्राव को सीधे कहाँ पर डालती हैं, रक्त में डालती हैं, उनको क्या बोला था हमने, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और उनसे निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ था उसको क्या बोला था हमने, हार्मोन्स बोला था। और हार्मोन्स क्या होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचते हैं। शरीर में जिस स्थान पर इन हार्मोन की जरूरत होती है उसी जगह पर पहुंचते हैं। किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से। इसलिए इनको हम रासायनिक संदेशवाहक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये लक्ष्य स्थान पर पहुंचते हैं और वहाँ पर जा पहुँचकर अपना कार्य करते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन कर लिया था और 6वीं अंतःस्रावी ग्रंथि का वर्णन आज हम करने जा रहे हैं और उसका नाम क्या था, अग्नाशय ग्रंथि। 6वीं ग्रंथि जो आपके शरीर में उपस्थित होती है उसका नाम क्या है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है और क्या करती है और ये कैसी प्रकार की ग्रंथि होती है। देखो, अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है आपके शरीर में जिसको आप अंतःस्रावी ग्रंथि भी कह सकते हो और बहिस्रावी ग्रंथि भी कह सकते हो। अंतःस्रावी ग्रंथियां तो क्या स्रावित करती हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं। और बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो एंजाइम्स का स्रवण करती हैं। समझ में आ रही बात। तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि भी मानी जाती है और बहिस्रावी ग्रंथि भी मानी जाती है, इसलिए इसको एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि भी कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर 2 प्रकार के हार्मोन निकालती है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। कौन कौन से हार्मोन निकालती है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों के तौर पर अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय रस निकालती है जो पाचन तंत्र में पाचक ग्रंथियां थीं और प्रमुख पाचक ग्रंथि में अग्नाशय ग्रंथि का नाम लिखा था हमने और उस जगह पर अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एंजाइम्स को बताया था। ध्यान आ रहा है। प्रमुख पाचक ग्रंथि भी थी क्योंकि इससे पाचक रस निकलते हैं, पाचक एंजाइम बाहर निकलते हैं। अब जो प्रमुख पाचक ग्रंथियां जो होती हैं उनमें अग्नाशय जो थी इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो कौन से थे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज। ये जो एंजाइम्स थे, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोहाइड्रोलेजेज, न्यूक्लियोजेज, ये एंजाइम्स इस ग्रंथि से निकले थे जो आपकी पाचन क्रिया में विभिन्न पोषक पदार्थों का पाचन करते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम इसको अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि मान सकते हैं। किसको, अग्नाशय ग्रंथि को। तो लिखेंगे इसे अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को आपने अंतःस्रावी भी कह दिया और बहिस्रावी भी कह दिया। अब देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर तो ये क्या करेगी बताओ, अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर यह 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन स्रावित करते हैं। 2 हार्मोन स्रावित करती है, कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है बताओ, इंसुलिन और
ग्लूकागॉन। कौन कौन से हार्मोन स्रावित करेगी? इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब देखते हैं हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो हार्मोन निकलते हैं वो हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो हार्मोन निकलते हैं वो हार्मोन इस ग्रंथि के किस किस भाग से निकलते हैं। अब देखो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि जो ये अग्नाशय ग्रंथि है, इस ग्रंथि के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं भी होती हैं। और इन कोशिकाओं से और एक और प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको बोलते हैं हम लैंगरहैंस द्वीप समूह। लैंगरहैंस द्वीप समूह अग्नाशय ग्रंथि के अंदर पाए जाते हैं। तो देखो ये हार्मोन जो होते हैं, ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये तो लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं से, इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस। देखो अग्नाशय जो ग्रंथि थी, जब इसकी संरचना का अध्ययन किया था तो ये वैज्ञानिक है लैंगरहैंस, इसने उसके अंदर कुछ द्वीप जैसी संरचनाएं देखी थी, जैसे समुद्र के अंदर टापू होते हैं ना, ऐसी कुछ संरचनाएं देखी थी। तो उनको बोला जाता है लैंगरहैंस द्वीप समूह की इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं से तथा ग्लूकागॉन हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। लैंगरहैंस की अल्फा कोशिकाएं तो ग्लूकागॉन और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। अब ये जो दोनों हार्मोन होते हैं, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? इंसुलिन हार्मोन का तो कार्य क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। इंसुलिन हार्मोन का कार्य ग्लूकोज कहाँ पर होता है? रक्त में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर रक्त शर्करा का नियंत्रण करना है। ये तो इंसुलिन हार्मोन को काम है। अब ग्लूकागॉन हार्मोन का काम करेगा या के उल्टो काम करेगा? ग्लूकागॉन हार्मोन का करेगा या के उल्टो का होगा? ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज में अपघटन को प्रेरित करता है, जबकि ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में अपघटन
को प्रेरित करता है। दोनों हार्मोनों के अलग अलग काम मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। अर्थात कुल मिला के दोनों हार्मोनों को काम काहे को, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। अर्थात दोनों हार्मोन मिलकर रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना। अगर कोई कारणवश तुम्हारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, अगर किसी कारणवश हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? यदि रक्त में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। रक्त में क्या बढ़ जाएगा? शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जो मूत्र के साथ बाहर आने लगती है। इस रोग को क्या बोलोगे बताओ? इस रोग को क्या बोलेंगे? मधुमेह रोग। इस रोग को मधुमेह या दूसरा नाम शुगर की बीमारी कहते हैं। अगर किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है तो फिर मना किया जाता है कि आप मीठा नहीं खाओगे। ठीक है ना। मीठे का मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसा होता है? मीठा। तो आपके रक्त के अंदर अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी किसी भी कारणवश हो गई है तो रक्त के अंदर शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, यानी कि ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा। और वो ग्लूकोज जो होगा वो आप जब मूत्र उत्सर्जित करोगे तो उसके साथ वो आपके शरीर से बाहर निकलेगा। और बाहर निकलेगा तो ग्लूकोज क्या है? आपके शरीर की पावर है। क्योंकि भोजन के पश्चात भोजन का पाचन जब हुआ और भोजन के पाचन के बाद जो आवश्यक पोषक पदार्थ छोटी आंत में अवशोषित हुआ था वो क्या था? ग्लूकोज ही तो था। यानी कि जो कुछ भी आप लोग खाते हो उसको आपकी छोटी आंत ग्लूकोज के रूप में अवशोषित करके रक्त में मिला देती है। अब अगर रक्त में इस ग्लूकोज का जो स्तर होगा उस स्तर में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसको नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय ग्रंथि एक हार्मोन छोड़ेगी, इंसुलिन हार्मोन। और वो इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखता है। ठीक है ना। अगर कोई कारणवश ये इंसुलिन हार्मोन की कमी आ जाए रक्त में तो उस रक्त के अंदर ग्लूकोज का स्तर बढ़ता चला जाएगा और तुम्हारे वृक्क जो हैं, किडनी जो है, उस ग्लूकोज को नहीं रोक पाएगी। और ग्लूकोज को नहीं रोक पाएगी तो वो मूत्र के साथ शरीर से बाहर उत्सर्जित होने लगेगा, जिससे आपका शरीर निरंतर रूप से कमज़ोर हो जाएगा। आप खड़े नहीं हो पाओगे, पूरी तरह से कमजोरी आ जाती है, सूख जाता है शरीर। और इस बीमारी को बोलते हैं हम शुगर की बीमारी या मधुमेह रोग। ये हो गई भाई साहब आपकी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के बाद अब हम अगली जो ग्रंथि है उसकी बात करते हैं और अगली ग्रंथि का नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। अगली ग्रंथि का नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। इसका एक दूसरा नाम भी है, क्या?
एड्रीनल ग्रंथि। इसका एक दूसरा नाम भी क्या है? एड्रीनल ग्रंथि। अब देखो, या तो अधिवृक्क क्यों कहें? अधिवृक्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है वृक्क के ऊपर है, वृक्क के ऊपर है, तो इसलिए इसको क्या बोला? अधिवृक्क ग्रंथि। और इसका दूसरा नाम क्या है? एड्रीनल ग्रंथि। तो लिखेंगे यह ग्रंथ, ये एक जोड़ी ग्रंथि, एक जोड़ी होती है, दोनों वृक्कन के ऊपर हो, या हमारे एक जोड़ी लिख रहा हूं मैं, ये एक जोड़ी ग्रंथि दोनों वृक्कों के ऊपर टोपी नुमा, जैसे टोपी पहने हैं ना, ऐसे टोपी नुमा आकार में उपस्थित होती हैं। टोपी नुमा आकार में उपस्थित होती हैं। इस ग्रंथि से दो हार्मोन, कितने हार्मोन? दो हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से बताओ? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। कौन कौन से हार्मोन? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन या कोई एक दूसरा नाम भी रहे, एपिनेफ्रिन। एड्रीनलिन का एक दूसरा नाम भी है एपिनेफ्रिन। और दूसरा हार्मोन कौन सा है? और नॉर एड्रीनलिन। नॉर एड्रीनलिन, और इसको क्या बोलेंगे? नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, दो हार्मोन है, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। अब ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? आपातकालीन स्थिति में ये आपके शरीर को सुरक्षित करने का काम करते हैं। आपातकालीन स्थिति में ये हार्मोन शरीर की सुरक्षा करते हैं। आपातकालीन स्थिति कोई भी हो सकती है, जैसे आपको डर लग रहा हो, भय लग रहा हो बहुत तेज, या फिर आपको किसी से झगड़ा हो गया हो, या फिर आपके सामने अचानक जंगल में शेर आ जाए। इस तरह की जो आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में आपके शरीर को ये हार्मोन लड़ने के लिए तैयार करता है, इसलिए इनको आपातकालीन हार्मोन भी कह सकते हैं। इनको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, और कई बार इनको डू एंड डाई हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में तेजी से स्रावित होते हैं, और तेजी से स्रावित होकर ये आपके शरीर में हृदय की धड़कन को बढ़ा देते हैं, श्वसन दर को बढ़ा देते हैं, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। आपात स्थिति में ये हार्मोन तेजी से स्रावित होते हैं
तेजी से क्या होंगे, स्रावित होंगे। और तेजी से अगर स्रावित होते हैं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। ऐसी स्थिति में ये तेजी से स्रावित होते हैं जिससे हृदय की धड़कन व श्वसन क्रिया तेज हो जाती है। हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी और श्वसन क्रिया भी तेज हो जाएगी। ठीक है ना। इन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। तो अधिभृत ग्रंथि, इसको आपातकालीन ग्रंथि भी कह सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ से आपातकालीन हार्मोन निकल रहे हैं। अधिभृत ग्रंथि वृक्कों के ऊपर एक जोड़ी होती है, टोपीनुमा आकार में उपस्थित होती हैं। दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। और ये आपात स्थिति में दोनों ही हार्मोन जो होते हैं आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं। और आपात स्थिति में सुरक्षा करने के लिए क्या करते हैं, आपके हृदय की धड़कन को तेज कर देते हैं। श्वसन क्रिया भी तेज हो जाती है। श्वसन क्रिया तेज हो जाती है तो जल्दी जल्दी आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। ऑक्सीजन के साथ आपके रक्त के अंदर जो ग्लूकोज उपस्थित होता है उसका अपघटन होता है और उससे ऊर्जा बाहर निकलती है। और उस ऊर्जा का उपयोग करके आप अपने शरीर को तैयार करते हो उस आपात स्थिति से फाइट करने के लिए। इसलिए इन दोनों हार्मोन्स को क्या बोला जाएगा, आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखो अगली ग्रंथि के बारे में बात करते हैं हम 7 नंबर। तो मैं अग्नाशय ग्रंथि को यहाँ से मिटा रहा हूँ। 8 नंबर की हमारी जो ग्रंथि है वो कौन सी होती है। 8 नंबर की ग्रंथि है हमारी थाइमस ग्रंथि। आठ नंबर पर कौन सी ग्रंथि आएगी बच्चों, थाइमस ग्रंथि। ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ये हृदय और महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। यह हृदय व महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। हृदय के और महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित है। और इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन। इस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है। देखो ये एक ऐसी ग्रंथि है जो यह ग्रंथि बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है। बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है। और जैसे जैसे युवावस्था आती है तो इसकी क्रियाशीलता अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन युवावस्था आते ही यह सिकुड़ जाती है। जब आप बड़े हो जाओगे तो इस ग्रंथि का कोई काम नहीं बचेगा।
तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब बच्चे हैं तो बच्चों के अंदर ये थाइमस ग्रंथि बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रक्त का प्रवाह तेज़ी से चलता है ना बच्चों के अंदर, उनकी धड़कन भी स्पीड से होती है, तो वहाँ पर ये थाइमोसिन हार्मोन हेल्प करता है। अब देखो थाइमोसिन हार्मोन जो निकलता है वो थाइमस ग्रंथि से निकलता है, और थाइमस ग्रंथि के बाद हम अगली 9वें नंबर की ग्रंथि की बात करते हैं, वृषण। वृषण ध्यान होगा नर जनन ग्रंथि है, यह नर जनन ग्रंथि है, इससे नर लैंगिक हार्मोन, कौन सा बताओ, टेस्टोस्टेरोन, नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन किसके लिए कार्य करता है? लैंगिक अंगों के विकास और शुक्राणु के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह हार्मोन लैंगिक अंगों के विकास एवं शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करता है। ठीक है। और 10वें नंबर की ग्रंथि है अंडाशय। अंडाशय ग्रंथि क्या है? मादा जनन ग्रंथि। अंडाशय ग्रंथि क्या है? मादा जनन ग्रंथि। ठीक है ना। यह मादा जनन ग्रंथि होती है, इससे मादा लैंगिक हार्मोन दो होंगे ना, कौन कौन से? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन स्रावित होते हैं। ये हार्मोन मादाओं में लैंगिक अंगों के विकास, लैंगिक अंगों के विकास व लैंगिक अंगों के विकास के साथ साथ जो लक्षण हैं उन पर विकास व लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण, मासिक धर्म पर नियंत्रण, आदि में भूमिका निभाते हैं। ये 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां आपके शरीर के अंदर पाई जाती हैं, जो यहाँ पर वर्णन जिनका किया गया है। ठीक है ना।
10 अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्य भी आपको यहाँ पर समझाए गए हैं, समझ में आ रहे होंगे। और इन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन जो हैं उनकी जो कमियां हो जाती हैं कई बार, उन कमियों से आपके शरीर के अंदर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं वो भी यहाँ पर आपको समझाई गई है। तो ध्यान से चेक करके आप अपने पूरे शरीर में इन ग्रंथियों को देख सकते हैं। अब देखो, आप लोगों ने इन ग्रंथियों को नोट कर लिया होगा। अब मैं इन ग्रंथियों को 5 मिनट में आपको सारी की सारी ग्रंथियाँ और उनसे निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्य एक बार एक फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और आप लोग उनको ध्यान से देखना। ये नोट हो गए आपके सबके? आप नोट करते समय अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके उसको आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नोट करने के पश्चात अब हम देखते हैं कि 5 मिनट में सभी ग्रंथियों को एक बार हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि कुछ ग्रंथियाँ हमने पिछले वीडियो में देखी थी और कुछ ग्रंथियाँ हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर सभी ग्रंथियों को एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि की परिभाषा तो ध्यान में होगी। नलिका विहीन ग्रंथियाँ जो आपके शरीर के अंदर पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना। और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको क्या बोलोगे? हार्मोन बोलेंगे। तो देखो, आपके शरीर के अंदर शरीर में कितनी ग्रंथियां हैं? 10 ग्रंथियां हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी बताओ? हाइपोथैलेमस। कहाँ पर है? अग्र मस्तिष्क। कहाँ पर उपस्थित है? अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना। क्या बोला था इसको हमने? मास्टर ग्रंथि बोला था कि नहीं बोला था? 2 हार्मोन निकले थे, कौन सा? मोचक हार्मोन और दूसरा कौन सा था? निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन तो क्या करेगा? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों को प्रेरित करेगा, और निरोधी हार्मोन क्या करेगा? पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों का जो निकलने ज़्यादा हार्मोन निकलेंगे उनको रोक देगा। दूसरी ग्रंथि कौन सी थी? पीयूष। पीयूष को आप क्या बोल सकते हो? मास्टर ग्रंथि। ये भी क्या है? आपके अग्र मस्तिष्क में, ठीक है ना। कहाँ पर है? ये डायनसेफेलान भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, और मास्टर ग्रंथि कहाँ है? अग्र मस्तिष्क में। किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। इसको कितने भाग थे? पीयूष ग्रंथि के 2 भाग थे। कौन से? अग्र पीयूष और पश्च पीयूष, ठीक है ना। अब इसका अग्र पीयूष का नाम एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अग्र पीयूष का नाम क्या था? एडिनो हाइपोफाइसिस। और पश्च पीयूष को क्या बोला था? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। इस मास्टर ग्रंथि से हार्मोनों का एक ग्रुप निकलता है। कौन कौन से हार्मोन? GH, जिसको वृद्धि हार्मोन बोला था, और थायराइड जो ग्रंथि है उसको प्रेरित करने वाला हार्मोन था, वैसोप्रेसिन था, प्रोलैक्टिन था, और ऑक्सीटोसिन था, और गोनेडोट्रोपिन था। गोनेडोट्रोपिन, ये विभिन्न हार्मोन इसके द्वारा स्रावित किए गए थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सी आई थी? पीनियल। कौन सी आई थी? पीनियल।
पीनियल भी कहाँ थी? अग्र मस्तिष्क में थी। और अग्र मस्तिष्क के अंदर पीनियल जो ग्रंथि थी, इस पीनियल ग्रंथि में से जो हार्मोन निकला था उसका नाम क्या था? मेलेटोनिन। क्या नाम था इसका? मेलेटोनिन नाम था। मेलेटोनिन जो हार्मोन था, इसका काम क्या था? दैनिक लय नियमन करना, शरीर की दैनिक लय का नियमन करना, इसका काम हो गया। अब देखो ये तीनों के तीनों जो ग्रंथियां हैं कहाँ पर हैं? अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में और अग्र मस्तिष्क में, ठीक है ना। इसके बाद चौथी ग्रंथि कौन सी थी? थायराइड। थायराइड ग्रंथि कहाँ थी? गले में, श्वास नली के दोनों ओर, अंग्रेजी के एच अक्षर के आकार की। कौन सा हार्मोन निकला? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन निकला? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या हो गया? उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करना, उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करना। और यहाँ पर एक और क्या था? आरबीसी का निर्माण करना। और एक क्या था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करना। इसका जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इस हार्मोन को स्रावित करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आयोडीन की। और जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड या घेंगा रोग। इस रोग में आपका जो गला होता है वो सूजकर लटक जाता है। इसके बाद 5वें नंबर पर कौन सी ग्रंथि थी? पैराथायराइड। कौन सी ग्रंथि थी? पैराथायराइड। ये कहाँ पर स्थित है? थायराइड ग्रंथि के पास में ही। इससे हार्मोन कौन सा निकलेगा? पैराथॉर्मोन। कौन सा हार्मोन निकल रहा है? पैराथॉर्मोन। और पैराथॉर्मोन हार्मोन का काम क्या होता है? रक्त में क्या होता है? रक्त में कैल्शियम और फॉस्फोरस के स्तर को, रक्त में कैल्शियम और फॉस्फोरस के स्तर को बनाए रखना। और इस हार्मोन की कमी से एक रोग हुआ था, कौन सा? टिटेनी। समझ में आ रही बात? 6वें नंबर पर कौन सी ग्रंथि थी? अग्नाशय। अग्नाशय को अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों प्रकार की कहा गया था। और अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर इस ग्रंथि के जो लैंगरहैंस हैं, लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिका जो हैं वो तो कौन सा हार्मोन निकाल रही हैं? इंसुलिन। और जो अल्फा कोशिकाएं हैं वो कौन सा निकाल रही हैं? ग्लूकागॉन, ठीक है। और दोनों ही हार्मोनों का काम क्या हो गया? रक्त में शर्करा के स्तर का नियंत्रण। दोनों हार्मोन का काम क्या हो गया? रक्त में शर्करा के स्तर का नियंत्रण। अब अगर किसी कारणवश इंसुलिन हार्मोन की कमी अगर आपके शरीर में हो जाती है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? मधुमेह रोग हो जाएगा। क्योंकि जो शर्करा होगी वो आपके मूत्र के साथ शरीर से बाहर आने लगेगी, जिसको बोलते हैं हम शुगर की बीमारी। इसके बाद 7वें नंबर पर आपने जो ग्रंथि देखी थी वो कौन सी थी? अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि बोल रहा था और उसका दूसरा नाम क्या था? एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर होती है? एक जोड़ी एड्रिनल ग्रंथि वृक्कन के ऊपर वृक्कन के ऊपर टोपीनुमा आकार में। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। दो हार्मोन निकल गए। दोनों हार्मोनों को क्या बोलते हैं हम? आपातकालीन हार्मोन। दोनों हार्मोनों को क्या बोलेंगे? आपातकालीन हार्मोन या डू एंड डाई हार्मोन। तो आपातकालीन ग्रंथि को नाम भी कहा जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल के बाद अगली जो ग्रंथि थी वो कौन सी थी? थाइमस। कौन सी बेटा? थाइमस। थाइमस ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? थाइमस ग्रंथि होती है हृदय और महाधमनी के ऊपर। हृदय और महाधमनी के ऊपर। हार्मोन का नाम थाइमोसिन। हार्मोन का नाम क्या है? वो थाइमोसिन, ठीक है ना।
ये जो ग्रंथि है ये ऐसी रही जो छोटे बच्चान में ज़्यादा विकसित है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाओगे तो ये ग्रंथि अपने आप ही सिकुड़कर छोटी हो जाएगी। इसके बाद अगली 9वीं जो ग्रंथि थी वो कौन सी थी? वृषण। वृषण को नरजनन ग्रंथि बोला था, और इस नरजनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकला? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन निकला? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो शुक्राणुओं के निर्माण में और जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करता है, उनको नियंत्रित करने में मदद करता है। और 10वें नंबर पर आपने लिखी थी कौन सी ग्रंथि? अंडाशय। अंडाशय को क्या बोलते हैं? मादा जनन ग्रंथि। अंडाशय क्या बोलेंगे? मादा जनन ग्रंथि। इससे कितने हार्मोन निकलेंगे? मादा जनन ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलेंगे बताओ? 2 एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना? इनका काम क्या हो गया? मादाओं के अंदर लैंगिक लक्षणों का विकास करना, मासिक धर्म के चक्र का नियंत्रण करना, गर्भ का अनुरक्षण करना और लैंगिक लक्षणों का विकास करना। तो ये आपकी 10 की 10 जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको यहाँ पर दोबारा से आपको रिवाइज किया गया है। तो इसी तरह से इनके बारे में शॉर्ट ट्रिक के रूप में आपको ये याद रखनी है, ग्रंथि का नाम, ग्रंथि किस स्थान पर उपस्थित है, उस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है और उस हार्मोन के क्या प्रभाव आपके शरीर पर पड़ते हैं, और उस ग्रंथि से कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, उन बीमारियों का भी हमको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपका ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, और आप इसको आराम से ठीक प्रकार से नोट कर सकते हैं। ठीक है।